हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 488 का प्रॉब्लम नंबर 4, मैक्सिमम स्कोर यूजिंग एग्जैक्टली के पेयर्स। प्रॉब्लम बहुत सिंपल है, स्टैंडर्ड डीपी का प्रॉब्लम है। सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इसमें क्या करना है। ठीक है, नम्स 1 हमें एरे दिया हुआ है, नम्स 2 एक एरे दिया हुआ है और के इक्वल टू हमें 2 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें हमें करना क्या है। नम्स 1 का साइज़ मान लो n है और नम्स 2 का साइज़ मान लो m है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें से और इसमें से, है ना, दोनों में से पेयर सेलेक्ट करने हैं। कितने पेयर सेलेक्ट कर सकते हो आप? के पेयर, आपको एग्जैक्टली के पेयर सेलेक्ट करने हैं। इस बात की टेंशन मत लेना कि यार के पेयर, अगर इसके अंदर के पेयर सेलेक्ट ना कर पाए तो क्या होगा। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि जो के की वैल्यू है वो कंस्ट्रेंट में इस तरह से दी हुई है कि आप कर पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो आपको एक नंबर इसमें से उठाना है और एक नंबर इसमें से उठाना है। ठीक है, और किस ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपने मान लो I1 J1 कोई पेयर उठा लिया है ना, आई इसके इंडेक्सिस हैं, ठीक है, जे इसके इंडेक्सिस हैं। एक I1 इसमें से उठाया, एक J1 इसमें से उठाया, और I2 J2 कोई पेयर उठा लिया। ऐसे आप IK JK पेयर्स बनाओगे, राइट, है ना। के नंबर ऑफ पेयर्स आपको बनाने हैं और ये सारे पेयर्स की जो कंडीशन है वो ऐसे होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जे का जो होगा, जे का भी सिमिलर होगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये। ठीक है, अगर ये ना होती तो इसके अंदर से सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालते और इसके अंदर से भी सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालते और हो जाता हमारा काम। भाई मैक्सिमम स्कोर ही तो निकालना है। और स्कोर कैसे निकलेगा? स्कोर निकलेगा इधर से जो निकाला, इधर से जो निकाला, दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। नम्स 1 I1 और नम्स 2 J1, इन दोनों को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे ही आपके पास के नंबर ऑफ पेयर्स होंगे, सबका मल्टीप्लाई करोगे और इन सबको सम कर दो। सबको सम करने के बाद जो भी आपके पास आया वो आपका हो गया स्कोर। तो ऑब्वियस है भाई कि इसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालो, इसमें सबसे मैक्सिमम एलिमेंट निकालो और मल्टीप्लाई करते चलो जब तक के नंबर ऑफ पेयर्स हम ना निकाल ले, सिंपल। लेकिन ये जो कंस्ट्रेंट है, ये जो एक कंस्ट्रेंट आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ये जगह देती है डीपी को। ठीक है, ये आप ये काम नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? देखो यहाँ पे आपने 1 दिया हुआ है, 1 लिया हुआ है। मान लो सबसे मैक्सिमम इसमें क्या हो गया, सबसे मैक्सिमम 3 हो गया, इसमें सबसे मैक्सिमम 5 हो गया, तो आपने 3 × 5 कर दिया। ओके, आपने इंडेक्स उठाया 1 इसमें से, और इसमें से इंडेक्स कौन सा उठाया, 1। ठीक है, और उसके बाद आपने देखा सबसे मैक्सिमम इसमें 2 है और इसमें सबसे मैक्सिमम 4 है, आपने ये उठा लिया। इधर 15 आ गया, इधर 8 आ गया, आंसर हो गया 23। दोनों को आपने प्लस कर दिया, राइट। तो अब आपने नेक्स्ट वाले चांस में कौन कौन से पेयर उठाए, 0 1 2, 2 इंडेक्स यहाँ से और 0 इंडेक्स यहाँ से। देखो गलती हो गई ना, क्या गलती हो गई, यहाँ पर 1, 1 है ना, और 2, 0 आपने क्रिस क्रॉस कर दिया। आपने जब 1 इसमें से उठाया और 1 वाला इसमें से उठाया, तो आपको आगे से ही उठाना था। समझ रहे हो? आपको इसके 1 के दोनों, या तो आप 1 से आगे से उठा लो या तो दोनों को 1 से पीछे से उठा लो, ये आपका होना चाहिए, राइट। पर आपने यहाँ पे एक से 1 से पीछे से उठा लिया और एक को 1 से पीछे आगे से उठा लिया, एक को 1 से पीछे से उठा लिया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब सब सीक्वेंस की तरह है, ऑर्डर नहीं बिगड़ना चाहिए। तो एक बार यार इसको एनालाइज कर लेते हैं, इसके इंट्यूशन को समझ लेते हैं। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है, और इजी भी है। तो जब आप सबसे पहले कहाँ हो, सबसे पहले आप 0, 0 की स्टेट पर हो, राइट। सबसे पहले आप यहाँ पे 0 पे खड़े हो और यहाँ पर भी आप 0 वाले इंडेक्स पे खड़े हो, राइट। आप इनको ले सकते हो, हाँ ले सकते हो, ऐसा कोई इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है कि आप इनको नहीं ले सकते। 1 × 4 आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन ये करने के बाद आप कहाँ जाओगे, आप जाओगे 1, 1 पे। हाँ भाई 1, 1 पे जाएंगे, हमने इसको ले लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, स्कोर में ऐड कर दिया, तो अब हम इस पे आ गए, राइट, इसके ऊपर आ गए। अब जैसे ही हम इसके ऊपर आ गए तो ये एक अलग स्टेट बन गई। अब ये जो एक प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम टूट गई है 1, 1 में और स्कोर मिल गया ये अब तक का स्कोर। और क्या चॉइस हो सकती है, और चॉइस हो सकती है कि मैं 1 को ना लूँ और आगे बढ़ जाऊँ। 1 को मैंने ध्यान से तो क्या बोला, 1 को ना लूँ और आगे बढ़ जाऊँ। ओके, तो 1 को नहीं लिया और आगे बढ़ गया और इधर मैं इधर यहीं पे रहा। ठीक है, एक को मैंने छोड़ दिया और आगे बढ़ गया, तो 3 और 4 ले सकता हूँ, यस ले सकता हूँ। ठीक है, और क्या हो सकता है, 1 को यहीं रहने दूँ और यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ, तो एक कंडीशन हो सकती है 0 आई थिंक आपको मेरी बात अब समझ में आ रही होगी। तो ये 3 केस आपके पास बन सकते हैं। और कोई केस बन सकता है क्या? और कोई केस नहीं बन सकता। ठीक है, अगर आप दोनों को ही छोड़ के आगे बढ़ गए, है ना,
ये भी एक केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। लेकिन ये आपकी क्या करेगा, सिर्फ नंबर ऑफ कॉल्स बढ़ाने का काम करेगा और कोई काम नहीं करेगा। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पर आपने मान लो दोनों को छोड़ दिया, आपने इस मतलब क्या हुआ, मतलब आप गए तो 1,1 पे ही हो भाई, यहाँ पे बस आपने स्कोर को ऐड करा लिया और यहाँ पे स्कोर को ऐड नहीं करवाया। तो यार ये केस तो ऑलरेडी इसके अंदर कवर हो जाएगा। क्यों कवर हो जाएगा, 1,0 है तो यहाँ से आपके पास क्या स्टेट है कि आप या तो 2,1 पे चले जाओ, है ना, 1 वाले और 0 वाले को ले लो और दोनों को अपडेट कर दो, दोनों के इंडेक्स को। या तो आप 1,1 पे चले जाओ या तो आप 2,0 पे चले जाओ, है ना। ध्यान रखना ये जो मैं बना रहा हूँ ये आई और जे, और आई कौन सा इंडेक्स है, आई इस एरे का इंडेक्स है, जे इस एरे का इंडेक्स है, ठीक है। तो 1 इस वाले एरे के इंडेक्स 1 के एलिमेंट को ले लूँ और इस वाले एरे के इंडेक्स 0 वाले एलिमेंट को ले लूँ और इसमें भी आगे बढ़ जाऊँ और इसमें भी आगे बढ़ जाऊँ, जैसे हम एलसीएस में करते थे यार, वही है सेम, ठीक है। 2,1 और मान लो इसमें मैं 1 पे ही रहूँ और इसमें आगे बढ़ जाऊँ, तो थ्योरेटिकली आप क्या गए, आप दोनों में ही आगे बढ़ गए स्किप करके। तो ये केस यार ऑलरेडी कवर हो जाएगा जिसमें आप दोनों को स्किप कर रहे हो, तो वो आपको करने की कोई नीड नहीं है। अब उसके बाद आप यहाँ पर भी आपके पास 3 चॉइस है भाई, 2,2 पे चले जाओ, 1,2 पे चले जाओ या तो 2,1 पे चले जाओ, राइट। ऐसे ही आपके पास यहाँ पर भी 3 चॉइस है, 2,2 पे चले जाओ, 1,2 पे चले जाओ, 2,1 पे चले जाओ। अरे पर ये तो सेम ही चीज़ हो गई ना, 1,1 से अगर आप स्टेट्स खोलोगे तो ये तो यही बन जाएगा, है ना। स्टेट्स क्या बन रही है, स्टेट्स बन रही है या तो आप i+1 पे चले जाओ या j+1 पे चले जाओ, या तो i+1 पे जाओ और j पे ही रहो, या तो i को अपडेट मत करो और j+1 पे चले जाओ। ये 3 स्टेट्स आपके पास बन रही है। ये वो स्टेट है जो आपके स्कोर को कैलकुलेट करेगा कि यार करंट i और j को हमें ले लिया है तो हम आगे बढ़ गए हैं इनको लेके, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रही है ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ये हो गया आपका 1,1, ये हो गया आपका 1,1। तो ये बार बार इवेल्युएट हो रहा है। रिकर्जन कहेगा मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इवेल्युएट कर दूंगा, पर जब ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है तो क्यों ना करें। जब मैं 1,1 के लिए पहले ही आंसर कैलकुलेट कर चुका हूँ, नीचे तक का मान लो ये कैलकुलेट कर लेगा टोटल, तो ये कहेगा भाई मेरे को दोबारा क्यों कैलकुलेट कर रहे हो, मेरे को आंसर यहीं से ले लो ना, जो इसके पास आंसर आया है वही तो आएगा मेरे पास भी, क्योंकि लॉजिक तो सबके लिए सेम है। रिकर्जन जो एक फंक्शन लिखा हुआ है, रिकर्सिव फंक्शन के अंदर जो टास्क लिखा हुआ है वो तो हर एक रिकर्जन कॉल में सेम ही परफॉर्म हो रहा है। तो 1,1 के लिए भी यही स्टेट्स बन रही है, 1,1 के लिए भी यही स्टेट्स बन रही है, तो सिंपली इसके आंसर को इसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ठीक है, कि हमने मेमोराइज कर दिया। ठीक है, चलो मेमोराइजेशन की बात बाद में। अब बेस कंडीशन क्या होगी, बेस कंडीशन को खोज लेते हैं और फिर उसके बाद समझ लेते हैं क्या करना है। देखो भाई, बेस कंडीशन होगी इसके अंदर कि एक तो आपके पास आउट ऑफ बाउंड हो जाए, आई जो है वो आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाए, एन इसकी लेंथ है, और जे जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एम हो जाए, एम किसकी लेंथ है, एम इसकी लेंथ है, ठीक है। एक ये हो सकता है, और क्या हो सकता है, और के जो है आपका इक्वल टू 0 हो जाए। ये 3 आपके पास बेस कंडीशन बन सकती है। ये आपकी कंडीशंस हैं इनवैलिड कंडीशंस हैं कि आपको यहाँ पे आपका आंसर भाई नहीं मिला है, तो ये आपकी इनवैलिड हो गई। आंसर कब मिलेगा, जब आपके एग्जैक्टली के पेयर्स बन चुके होंगे, राइट। तो के पेयर्स जब बन रहे होंगे, और के डिक्रीमेंट किस में होगा, के सिर्फ इस केस में डिक्रीमेंट होगा क्योंकि इसमें हम स्कोर को ऐड कर रहे हैं ना भाई, आई और जे वाले स्कोर को ले लिया और आगे बढ़ गए, तो इसलिए हमने +1 किया और यहाँ पे एक डिक्रीमेंट कर देंगे के को, बिकॉज हमने एक पेयर ले लिया और एग्जैक्टली हमें के पेयर्स बनाने हैं। तो के इक्वल टू 0 ये आपकी क्या होगी, वैलिड कंडीशन होगी। तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे और यहाँ पर क्या रिटर्न करेंगे, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। अभी सोचेंगे इसको, पर थोड़ा सा कंस्ट्रेंट की आपको मैं बात बता देता हूँ। कंस्ट्रेंट क्या है, कंस्ट्रेंट इसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है कि भाई नेगेटिव एलिमेंट्स भी आ सकते हैं, और नेगेटिव इधर उधर तक नहीं आ सकते, -10⁶ तक जा सकता है। यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखता हूँ, -10⁶ तक जा सकता है, और पॉजिटिव में 10⁶ तक जा सकता है। तो यहाँ से 0 रिटर्न करने का तो कोई मतलब नहीं बनता। ज़्यादातर केसेस में जब भी हमें मैक्सिमम पूछा होता है तो हम बेस कंडीशन में 0 रिटर्न करते हैं। तो यहाँ पर हम 0 नहीं रिटर्न करेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग की मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ताकि, क्योंकि एक बात आप समझो यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे 0 रिटर्न करते हो और मान लो आपका आंसर -6 आने वाला हुआ, तो जब आप बाद में मैक्सिमम लोगे कंपेयर करके रिकर्जन कॉल्स का, तो यहाँ पर मैक्सिमम वो 0 को ही ले लेगा, जबकि आपका आंसर तो -6 होना था। इसलिए आप यहाँ पर सबसे मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर रहे हो, ताकि ये इन दोनों में जब मैक्सिमम कंपेयर हो ना, तो ये वाला जीत जाए और ये आपका आंसर इवेल्युएट हो जाए।
और जब k इक्वल टू 0 आएगा तो ये एक वैलिड कंडीशन है, इसलिए यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे 0 को कि यस, यहाँ पे आने के बाद मैं बोलूँगा कि भाई अब जो मेरा कॉस्ट मुझे मिल रहा है वो 0 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा जो k है, मैं इनवैलिड पे नहीं आया हूँ, ये वैलिड है, बट मेरे एग्जैक्टली k पेयर्स बन चुके हैं, तो अब आपको 0 की कॉस्ट मिल रही है ना, कॉस्ट मिल रही है, 0 की कॉस्ट मिल रही है, ये ध्यान रखना। ये इनवैलिड कंडीशन और वैलिड कंडीशन के बीच का आप डिफरेंस समझो, बहुत डेप्थ डिफरेंस है ये, ठीक है। यहाँ पे आपने मिनिमम रिटर्न किया है माइनस इन्फिनिटी, एक तरह से आप बोल सकते हो, बिकॉज ये इनवैलिड कंडीशन है और हम अपने आंसर को लेना चाहते हैं इंस्टीड ऑफ दिस माइनस इन्फिनिटी। यहाँ से जो भी रिटर्न हो उसकी जगह अपने आंसर को हम प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, दैट्स वाई माइनस इन्फिनिटी रिटर्न हुआ है। और यहाँ पर k इक्वल टू 0 एक वैलिड कंडीशन है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 0 रिटर्न करो। 0 इसलिए रिटर्न करो क्योंकि तब 0 की कॉस्ट होगी ना, है ना, 0 की कॉस्ट मिलेगी। जब आपने k एग्जैक्टली पेयर सेलेक्ट कर लिए तो यू हैव द कॉस्ट 0, है ना। जब आपके पास एरे ही नहीं है तो कॉस्ट 0 हो गई। आई थिंक आपको बेस कंडीशन क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ कमेंट में, ठीक है, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा इसे। तो ये दो आपके पास बेस कंडीशन होगी। अब बताओ, पहले आप इन दोनों को लिखोगे या पहले इसको लिखोगे? ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले आप इसको लिखोगे, क्यों? मान लो, ऐसे सोचना कैसे, वो देखो, मान लो अगर ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया एट द सेम टाइम, तो अगर आपका पहले ये एग्जीक्यूट हो गया, आप ऐसे सोचिए, देखो, मान लो यहाँ पे 2 है 1 है, मान लो यहाँ पे आपने आगे बढ़ गए, इस यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आगे बढ़ गए, यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गया? दोनों इनवैलिड कंडीशन हो गए, और यहीं पे एग्जैक्टली यहीं पर k भी 0 हो गया है, तो वैलिड है ना ये, इनवैलिड थोड़ी ना हुआ, वैलिड हो गया ना ये। तो भाई यहाँ पे आपका k 0 हो गया, तो आपको यहाँ से 0 रिटर्न करना है कि अब आपकी कॉस्ट 0 है, ठीक है, ताकि यहाँ पे इवेल्युएशन अच्छे से हो जाए। अगर आपने इसको पहले रिटर्न कर दिया तो यहाँ से माइनस इन्फिनिटी रिटर्न हो जाएगा, जो ये डिनोट कर रहा है कि ये एक वैलिड कंडीशन नहीं है, पर वी नो कि ये एक वैलिड कंडीशन है। हमने 3 और 5 को चूज़ किया है और 2 और 1 को चूज़ किया है, तो दिस इज़ वैलिड। इसलिए आपको k इक्वल टू 0 को पहले लिखना है और इसको बाद में लिखना है, ठीक है, क्योंकि जब k इक्वल टू 0 हो जाएगा तो दैट इज़ वैलिड कंडीशन और हमें उसको प्रायोरिटाइज करना है, ठीक है। ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिख गई आपको, रिकर्सिव ट्री का लॉजिक समझ में आ गया, बेस कंडीशन समझ में आ गई, कंडीशन कैसे अपडेट होगी वो समझ में आ गई, स्कोर कब कैलकुलेट कर रहे हैं वो भी समझ में आ गया, है ना, रिटर्न क्या करना है वो समझ लो। तो यहाँ पर ले कब रहे हैं, स्कोर कब कैलकुलेट हो रहा है? स्कोर हो रहा है यहाँ पे, मतलब टेक यहाँ पे हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे स्किप 1 हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है? स्किप नंबर 2। भाई पहला स्किप दूसरा स्किप, दो एरे ना अपने पास, और ले रहे हैं तो दोनों को साथ में ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी प्रॉब्लम की, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपके सारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं रिकर्जन को लेके। मेमोआइजेशन पे हम अभी नहीं आए। मेमोआइजेशन हमेशा 4 स्टेप्स का होता है, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ। पहला स्टेप होता है डीपी एरे का डिक्लेरेशन, दूसरा स्टेप होता है हमारा उसको इनिशियलाइज करना, उसके साइज़ को डिक्लेयर करना, और फिर तीसरा स्टेप होता है चेक करना, पूछना कि भाई डीपी के उस सेल पे नल अगर नहीं है तो वहीं से रिटर्न कर दो, मेमोआइज कर दो, राइट। और एक होता है स्टोर कराना कि भाई डीपी में अभी स्टोर करवा दो। मैं वो करके दिखाऊंगा कोड, ये सारी चीज़ें, तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी, ठीक है। पर आप एक बात और सोच के बताओ कि यहाँ पे डीपी का साइज़ क्या होगा? डीपी का साइज़ होगा, एक आपका आई चेंज होगा पैरामीटर में, जे चेंज होगा, के चेंज होगा, ठीक है। तो ये 3 साइज़ की आपकी 3 डायमेंशन की मैं यहाँ पे डीपी एरे बनाने वाला हूँ मेमोआइज करने के लिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी डीपी किया होगा तो ये कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। मेनली आपको ध्यान देना है बेस कंडीशन पे, यही यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे सिंपल है, ठीक है। तो एक बार हम इसका कोड करके देख लेते हैं। कोड करने में देखो, सबसे पहले तो मैं अपना इसके अंदर वो वाला फंक्शन बना लूँगा जो एग्जैक्टली मेरा रिकर्सिव फंक्शन होगा। तो सॉल्व, क्या क्या पैरामीटर्स आएंगे बताओ? इंट नम्स 1 एंड इंट नम्स 2 आएगा, इसके बाद इंट के आ जाएगा, इंट आई आ जाएगा, इंट जे आ जाएगा। आई और जे ट्रेवर्स करेंगे नम्स 1 और नम्स 2 को, के जो है वो बताएगा कितने पेयर चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आएगी हमारी बेस कंडीशन को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम सबसे पहले कॉल को लिखते हैं, मतलब मैं तो देखो ऐसे ही करता हूँ प्रॉब्लम को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले वो केस लिखेंगे जो हमें लेना है। अब मान लो i+1 और j+1 हमने डिसाइड किया है, सबसे पहले लॉन्ग टेक इक्वल टू क्या लेंगे, सॉल्व नम्स 1, ठीक है। और उसके बाद नम्स 2 भी एज इट इज आएगा, के में से एक माइनस कर देंगे, ठीक है,
क्योंकि हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसको अपने स्कोर में ऐड कर रहे हैं, j+1, ठीक है। अब अगर ये जो हमने लिया है अगर ये वैलिड है, मतलब अगर नॉट इक्वल टू लॉन्ग डॉट मिनिमम वैल्यू है ना, वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, तो इसके अंदर हम टेक प्लस इक्वल टू nums1 और सॉरी nums1 यहाँ पे i हो जाएगा, मल्टीप्लाई nums2 और यहाँ पर j हो जाएगा। और इसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको लॉन्ग बनाना है, नहीं तो इंटीजर ओवरफ्लो आ जाएगा, राइट। इसके बाद क्या करना है, देखो इंटीजर ओवरफ्लो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो 10⁶ तक का कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, सो देयर मे बी चांस कि इंटीजर ओवरफ्लो आ जाए, ठीक है ना। हम इसमें प्लस कर रहे हैं ना टेक के अंदर। अब इसके बाद देखो, इसके बाद हमें क्या करना है, स्किप वाली कंडीशन लिखनी है, स्किप 1 इक्वल टू सॉल्व nums1 nums2 एंड, अब स्किप कर रहे हैं तो k तो एज इट इज रहेगा, i को एक बार इंक्रीज कर दो और j को एज इट इज रख दो। उसके बाद लॉन्ग स्किप 2 आएगा, इसके अंदर क्या करेंगे, सॉल्व nums1 nums2, k एज इट इज आएगा, i और j+1 एज इट इज रहेगा, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद एट लास्ट हम क्या करेंगे, रिटर्न कर रहे होंगे मैक्सिमम को। क्या मैक्सिमम आ रहा होगा हमारे पास, एक तो हम टेक को कंपेयर करेंगे मैक्सिमम ऑफ स्किप 1, मतलब तीनों को कंपेयर करेंगे, तीनों में से जो हमारे पास मैक्सिमम रिजल्ट ला के देगा दैट विल बी आवर आंसर, ठीक है। तो ये तो पूरा कोड हो गया इसका। अब बेस कंडीशन हमने दो चीज सोची थी कि भाई एक होगा बेस कंडीशन कि आपका इफ k इक्वल टू 0 हो जाए, तो यहाँ पर हमें क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है। बहुत अच्छे से बता चुका हूँ क्यों ऐसा। और i जो है अगर ग्रेटर देन इक्वल टू nums1 डॉट लेंथ हो जाता है, डॉट कर लेते हैं, और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू nums2 डॉट लेंथ हो जाता है। अगर दोनों भी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन ट्रू होती है, कोई एक भी कंडीशन, तो यस इट इज इनवैलिड केस, और यहाँ पर हमें रिटर्न करना है लॉन्ग। अब आप खुद सोचो ना कि वो एरे के एंड तक पहुंच चुका है, अब उसके पास लेने को कोई एलिमेंट नहीं है, और उसके के एग्जैक्टली के पेयर्स अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, तो वो क्या हो गया, इनवैलिड केस तो हुआ। तो उसको हमें एलिमिनेट करना है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, लॉन्ग डॉट मिनिमम वैल्यू को रिटर्न करेंगे, ठीक है। आई थिंक चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको मेमोराइज कर देते हैं। मेमोराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो डीपी एरे को बनाएंगे। डीपी एरे में क्या रहेगा, कॉस्ट रहेगी, एंड कॉस्ट हम यहाँ पे लॉन्ग में ले रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट ले रहे हैं ना, यहाँ पे स्कोर ले रहे हैं, सॉरी स्कोर, ठीक है। और स्कोर क्या है, स्कोर हमारे लॉन्ग में रहेगी, इसलिए हम लॉन्ग बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम बड़ा वाला लॉन्ग बनाएंगे, ठीक है, दूसरा वाला डेटा टाइप यूज़ कर रहे हैं, ताकि हमें यहाँ पे नल वैल्यू इसके अंदर ऑलरेडी मिल जाए। इससे क्या होता है कि -1 से इनिशियलाइजेशन नहीं करना पड़ता। 3 डायमेंशन की एरे बनाया रखी है, क्योंकि हमारे पास k, i और j तीन जो है वो चेंज हो रहे हैं, 3 पैरामीटर्स रिकर्सिव फंक्शन के चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इफ नहीं लिखेंगे, सॉरी, dp इक्वल टू न्यू इंटीजर, इंटीजर नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लॉन्ग nums1 डॉट लेंथ, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, nums2 डॉट लेंथ, एंड तीसरा क्या हो जाएगा बताओ। जब भी ऐसा कोई तीसरा पैरामीटर आए, अब nums1 डॉट लेंथ में ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा इंडेक्स स्टोर हो चुका है ना भाई, क्योंकि अगर मान लो लेंथ आपके पास इंडेक्स अगर 5 तक होता है, तो लेंथ जो होता है, लेंथ की वैल्यू होती है 6, समझ रहे हो मेरी बात, तो ऑलरेडी स्टोर कर लेगा। पर k में हमें एक्सप्लिसिटली k+1 करना पड़ेगा, ताकि जब हम, जैसे मान लो k इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो आपको 3 अगर स्टोर करवाना है एज अ इंडेक्स, तो 0 से इंडेक्सिंग होगी पहले, तो 0 1 2 3, तो साइज कितने की होगी, साइज होगी 4 की, तो इसलिए k+1, राइट। क्या करना है इसके अंदर, इसके अंदर हमें रिटर्न करना है अब सॉल्व फंक्शन को nums1 nums2 कॉल करें जस्ट, ठीक है, k एज इट इज जो वहाँ पे हमें दिया हुआ है एज इट इज पास कर देंगे, 0,0 से शुरू करेंगे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और 2 स्टेप्स हो गए हमारे डीपी के, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, रिट्रीव करने का, कि भाई डीपी के अंदर से रिट्रीवल भी तो करो, है ना। तो डीपी अगर मान लो यहाँ पे i और j और यहाँ पे k, अगर ये नल नहीं है इसके अंदर की वैल्यू, मतलब पहले से ही कंप्यूट हो चुकी है, और पहले से कंप्यूट हो चुकी है तो मैं उसको यूज कर लूंगा सिंपली, समझ रहे हो।
अब आप बोलोगे यार रिकर्सिव ट्री आपने आई और जे के लिए बनाया था, के तो उसमें था ही नहीं। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, के इसलिए नहीं बनाया था, ये कोई कंफ्यूजन ना हो। बेसिकली इसमें आई और जे ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, के बस एग्जैक्टली नंबर ऑफ पेयर्स को काउंट करके दे रहा है कि भाई बेस कंडीशन हिट कराने के लिए हम के को एज अ पैरामीटर भेज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आई जे और के, और इसके बाद इसके अंदर हमें फिल भी करना पड़ेगा डी पी आई जे एंड के अंदर फिल कर दिया, राइट। तो ये थे, आई थिंक क्लियर है। ठीक है, एक बार रन करके चेक करते हैं। आप सबमिट करके देख। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।